सबका स्वागत है। और आज बड़ी खुशी की अनुभूति होती है जब आप सबको देखता हूं कि एक ऐसी सभा में जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, इन सब के हक के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों द्वारा आयोजित की गई है। इसमें इतना बड़ा जन सैलाब आता है तो देख के काफ़ी खुशी होती है। एक ज़माना वो था जब पिछड़े और आदिवासियों की बात तो छोड़ो, उनके लिए कुछ सोचना और करना काफ़ी दूभर लगता था। ऐसे एक व्यक्ति जिनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और जिनके बारे में आज मैं कहने जा रहा हूँ, कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके बारे में मैं कहूँ तो हिमालय को रुमाल से ढकने के बराबर होगा। जिनकी कहानी संघर्षों की कहानी है और जिनकी कहानी से प्रेरणा लेकर आज हमारे नौजवानों ने एक ऐसा संगठन बनाया है जिसमें आप सबको भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है। जय भीम एकता समिति का ये तीसरा समारोह जिसमें आप सब मौजूद हैं, वो उन युवाओं द्वारा आयोजित किया गया है। इन युवाओं के लिए शायद एक शायर ने एक शायरी कही है जिसमें उन्होंने कहा था कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं इन युवाओं को जब देखता हूं तो इनकी ऊर्जा इस समाज को एक दिशा देने का कार्य करती है। शायद ये वही प्रयास है जो बाबा साहब ने एक जमाने में शुरुआत की थी जिसकी। तो बाबा साहब के बारे में बताते हुए आपको एक किस्सा यहाँ बताना चाहूँगा कि बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे। एक ऐसी सरकार जो चुनी हुई नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जब देश सबसे ज़्यादा मुसीबतों में था, उस जमाने में गठित की गई एक अंतरिम सरकार का कानून मंत्री होना कितनी बड़ी बात है, वो शायद आपको आज पता चलेगा। उस जमाने में सबसे ताकतवर व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनसे लड़ने और उनसे संघर्ष करके आपको अधिकार दिलाना, देश की महिलाओं को अधिकार दिलाने का कार्य अगर किसी ने किया तो वो बाबा साहब ने किया। आज आप सब अगर देखते हैं हमारी महिलाओं को जो एक अधिकार प्राप्त है कि अगर उनका पति जो पुरुष हैं, अगर पुरुष की स्त्री जिंदा है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता। दूसरा, महिलाओं को अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, यानी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ये शायद मुश्किल होता अगर आपके हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए बाबा साहब जवाहरलाल नेहरू से न लड़े होते। अंततः नेहरू मजबूर हुए। 1956 में जाके आप सबको हिंदू मैरिज एक्ट के तहत यह अधिकार दिया गया कि कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह नहीं करेगा जब तक या उसे तलाक ना दे या छोड़े ना। पहले बहुपत्नी विवाह बहुत प्रचलित थे। तो देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब द्वारा किए गए ऐसे कार्य आप सबके सामने हैं। इसके अलावा ये व्यक्ति जिसके बारे में आज मैं यहाँ आपके सामने कहने जा रहा हूँ, उसके बारे में एक अंग्रेज अधिकारी जो कि प्रतिद्वंदी थे, देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई के सिपाही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक अंग्रेज कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइब्रेरी के अंदर जब मैं गया तो 8000 किताबें थी, और जब मैं वहाँ से लौटा 4-5 साल के कार्यकाल के बाद तो 35,000 किताबें उसकी लाइब्रेरी में हैं। जो इतनी स्टडी करता है, जिसके पास 32 डिग्रियाँ हैं, जब ऐसा व्यक्ति तर्क करता है तो उसका जवाब कोई दे सकता है? नहीं देगा। वो आपको अधिकार देगा, आपके मांगे हुए हक को प्रदान करेगा। इसी प्रकार समाज में आज मैं देखता हूँ कि बाबा साहब द्वारा शुरू किए गए कार्यों के बाद समाज में बहुत परिवर्तन आया। आज आदिवासी, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, इन सभी कैटेगरी के लोग बड़ी बड़ी सरकारी सेवाओं में हैं, डॉक्टरी के पेशे में हैं, इंजीनियरिंग के पेशे में हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है क्योंकि समाज के हाशिए पे खड़ा हुआ आज भी कोई ना कोई आदिवासी, कोई ना कोई दलित किसी न किसी अन्याय का शिकार हो रहा है। और ये जब तक होता रहेगा, जब तक हम सब जो पढ़ लिख गए हैं, जिनको पता है बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकार क्या हैं, उनको हम उस हाशिए पे खड़े हुए व्यक्ति तक ना पहुंचा दें और उस व्यक्ति को भी इसका लाभ पहुंचा के उसके जीवन में समृद्धि और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अगर उसको ना दे पाए तो ये सब बेकार है। अभी मेरे कुछ साथियों ने आदिवासियों के कई सारे लीडर्स, जिसमें बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फुले, इनकी भी बात की गई। इस अवसर पे हमें उनको भी याद करना होगा, उनके द्वारा दिए गए बलिदान और संघर्ष को भी याद करना होगा। इसमें ज्योतिबा फुले द्वारा 1948 में शुरू किया गया पहला महिलाओं का स्कूल काबिले तारीफ है। उस जमाने में जब औरतों को शिक्षा के बारे में सोचा भी नहीं जाता था, बहुत कम उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था, उस जमाने में औरतों के लिए स्कूल खोलने का कार्य उस महिला ने किया। उस टाइम पे तथाकथित उस टाइम के रूढ़िवादी विचारों को तोड़ते हुए महिलाओं के लिए स्कूल खोला, समाज से लड़े, उनको शिक्षित करा। और इसीलिए आपको एक बात कहना चाहूँगा, जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक परिवार का भला होता है, लेकिन जब एक स्त्री पढ़ती है तो 2 कुलों का भला होता है, एक जिसमें वो है, जिसमें उसका ब्याह होगा, दोनों। इसलिए स्त्री के लिए संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें दुहिता कहा गया है। दुहिता मतलब 2 कुलों का हित करने वाली।
इसीलिए महिलाओं द्वारा खोले गए पहले स्कूल और उनके द्वारा शुरू की गई महिलाओं की शिक्षा के लिए मैं उनको बहुत बहुत नमन और याद करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा कंसर्न आज के युवाओं के लिए है कि जब देश के अंदर कुछ भी नहीं था तो आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी इतनी तरक्की करी, संविधान रचा और बड़े बड़े पदों पे गए। आज हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट है, स्कूल है, स्कूलों में पहुंच है, आरक्षण है। उसके बावजूद हमारे युवा जो हैं वो उन सुविधाओं का लाभ उठाकर तरक्की के रास्ते में बढ़ने में मेरे ख्याल से काफ़ी उनके मन में संकोच है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है उस हिसाब से नहीं करते जिस हिसाब से करना चाहिए। उनके हाथ में आज फ़ोन है, इंटरनेट है, उस फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल वो गेम खेलने के लिए करते हैं। इसी समाज में रहते हुए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं स्लम एरिया में रहता हूँ, उसके बावजूद भी यहाँ पे 0 FIR दर्ज होती है साल भर में। पुलिस का आना नगण्य है, कभी पुलिस यहाँ नहीं आती है। एक ऐसा समाज है जो काफ़ी सभ्य है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े जातिवाद ऐसा देखने कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद भी क्या वजह है कि मेरे समाज से, मेरे मोहल्ले से, मेरी गली से लोग बड़े ऊंचे पदों पे नहीं जाते? कारण केवल एक ही है कि हम भ्रमित हैं। भ्रमित किस लिए हैं? क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग नहीं करते। शाम के टाइम कतार लगा के लड़के खड़े होते हैं, अपने फ़ोनों में PUBG जैसे गेमें खेलते हैं। क्या उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सकारात्मक दिशा में अपनी ज्ञान की वृद्धि में नहीं किया जा सकता? अगर हम वो करेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। जब हम आगे बढ़ते हैं समाज आगे बढ़ता है। पहले हम बढ़ेंगे जब तो समाज को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं इस पूरे संबोधन में अपने युवाओं से यही अपील करूंगा कि अगर हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, किसी से प्रेरणा लेने आए हैं, तो हमें इस बात को लेकर जरूर प्रेरित होना चाहिए कि जो हमसे पहले की जो पीढ़ी है उसके द्वारा किए गए कार्य कहीं निरर्थक साबित ना हो, क्योंकि उन कार्यों को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके पास है और आपके हाथ में फ़ोन है और उस फ़ोन में PUBG जैसी गेमें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उन फ़ोन के अंदर सकारात्मक चीज़ों का इस्तेमाल करें, साथ में किताबें जो आपकी प्रिय मित्र बन सकती हैं उसका इस्तेमाल करते हुए अपने ज्ञान में ऐसा अर्जन करें कि आप समाज की उस बुलंदियों पे पहुंचे जहां से आपको नीचे उतारने की कोई सोच भी न सके। आज देश के सबसे बड़े पद पे एक महिला बैठी है, वो महिला एक आदिवासी है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि देश के सर्वोच्च पद पे कभी कोई आदिवासी महिला बैठेगी। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहा हूँ मैं। वो देश की एक ऐसी महिला है जो आदिवासी समुदाय से आती है। आदिवासी का मतलब होता है जो सबसे पुराना व्यक्ति होता है, और समाज में आए हुए बाद के व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को बड़ा प्रताड़ित किया है, उसकी ज़मीनें छीनी, उसका हक छीना, उसको दबा के रखा। लेकिन द्रौपदी मुर्मू एक जीती जागती मिसाल है कि उन्होंने शिक्षा का ऐसा प्रयोग करा और अपने कौशल दिमाग, भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि, शिक्षा के बल पे आज देश के सर्वोच्च पद पे काबिज है। तो आप सबके पास भी ये मौका है। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सब भी उसके लिए कोने से अपनी शिक्षा की बदौलत देश के सर्वोच्च पदों पे काबिज होने का अवसर प्राप्त करेंगे। हमें समाज को आपके ऊपर गर्व करने का एक और मौका देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक साथी की तरफ से एक निवेदन प्राप्त हुआ है कि मैं चाहूँगा कि आप सभी युवा एक प्रण लें कि आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंटरनेट छोड़ दें या आप PUBG जैसे गेमें खेलना छोड़ दें। मानसिक विकास के लिए हर एक एडवेंचर करना बहुत ज़रूरी होता है, पर कोशिश करें इसके समय को कम करके बाकी समय को सकारात्मक ऊर्जा के साथ सही कामों में आप लगाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप सबको प्रण लेना चाहिए कि आप टेक्नोलॉजी का दूसरे मैनर में भी प्रयोग करेंगे, सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं, ज्ञान अर्जन के लिए भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और आप सब ऐसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तू समझ ले, तेरी आईडी मेरे पास है। मैं तो गेम ही नहीं खेलता।